घोंघा जिसके आप बना समझे कि वो अमीर है, वो रईस है, तो घोंघा उनके यहाँ सबसे पसंदीदा भोजन है। इससे ही अपनी बहन की शादी करनी होती है। पूरा हिंदुस्तान होली पर रंगों में डूब चुका होता है, तो ये लोग खिचड़ी नृत्य मनाते हैं कि महिलाएं अपने पति को जो भोजन देती हैं थाल में परोस कर पैर से ऐसे ठेल के देती हैं और पति उसे उठाता है, सर माथे लगाकर फिर खाता है। आज बात एक ऐसी जाति की जहां महिला सशक्तिकरण इतना जबरदस्त है कि महिलाएं आज भी अपने पति को जब खाना देती हैं तो पैर से ठेल कर देती हैं और पति उसे उठाकर सर माथे पर लेता है और फिर खुश हो जाता है। वहां पर दिवाली को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब पूरा हिंदुस्तान दिवाली पर उत्सव मना रहा होता है। वहां लठभरवा भोज होता है। मजेदार बात तो यह है कि उनका जो सबसे पसंदीदा भोजन है वो घोघा है, घोघा। जब पूरा हिंदुस्तान होली पर उत्सव मना रहा होता है, रंगों में सराबोर हो चुका होता है, तो वह खिचड़ी नृत्य मनाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस जाति में इतनी विविधता क्यों है, इतना सब कुछ अलग क्यों है। तो याद रखिएगा, सब कुछ हवा में नहीं है, सबके पीछे प्राकृतिक तर्क है। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो प्रकृति को ध्यान में रखकर किया है। उनके पीछे वो शानदार सा तर्क देते हैं कि क्यों लठभरवा भोज है, वो अपने पति को पैर से ठेल कर खाना क्यों देती हैं, वह दिवाली को शोक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं थारू जाति की। संविधान के अनुसार उन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया है। जी हां, थारू, जो अपने आप को राजपूत किरात वंशी मानते हैं, वो मानते हैं कि हम राजस्थान के थार के रहने वाले हैं। और जब विदेशी आक्रमण हुआ, युद्धों में जब पूरा राजस्थान शामिल था, तो फिर अलग अलग लोग वहां से निकल करके आ गए और ये जाति वहां से निकल करके आती है तो नेपाल के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। तो इनका देखिए सबसे पसंदीदा भोजन जो मैंने बताया है ना, इनका पसंदीदा भोजन है चावल के साथ मछली और घोघा। घोघा देशज भाषा में उसे डोका लोग कहते हैं अलग अलग जगहों पर। ये देखिए घोघा, मतलब कि इनके यहाँ मेहमान आएगा तो खुश हो जाएगा। अगर उसे घोघा नहीं दिया गया बना करके तो फिर समझिए कि मेहमान गुस्सा के चला जाएगा। घोघा जिसके आप बना समझिए कि वो अमीर है, वो रईस है, तो घोघा उनके यहाँ सबसे पसंदीदा भोजन है। इसके पीछे उनका साइंटिफिक तर्क है कि प्रकृति के द्वारा दिया गया है, इसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल सब कुछ पाया जाता है, यानी कि खाने से एकदम स्वस्थ रहा जाता है। से अगर इनके निवास स्थान की बात किया है तो देखिएगा ये इनका निवास स्थान है। राजस्थान से निकल करके जब आते हैं तो ये नेपाल है, नेपाल का तराई बेल्ट, यानी कि आपको उत्तराखंड में इनकी जनसंख्या जबरदस्त मिल जाएगी, नेपाल के क्षेत्रों में मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी, बिहार में मिल जाएगी। ये इनका मुख्य निवास स्थान है। इसके अलावा और जगह हल्के फुल्के में तो रहते ही रहते हैं हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में। इनकी जनसंख्या की बात कर लिया जाए तो मैंने बताया ना कि हिमालय की तलहटी में नेपाल के तराई क्षेत्रों में ये रहते हैं। 2011 की जनगणना, अपने यहाँ तो 2011 में ही हुई थी, उसके बाद तो जनगणना हुई नहीं है, अब होने वाली है, देखिए कब तक हो रही है। उस जनगणना के अनुसार इनकी संख्या जो है हिंदुस्तान में लगभग 2 लाख के आसपास है, इन 2.25 लाख कह सकते हैं। आज 2026 में हम लोग बात कर रहे हैं तो नो डाउट जनसंख्या तो बढ़ी ही बढ़ी होगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इनकी जो जनसंख्या है वो कहां है, तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत का जो ये एरिया है ना, नेपाल के किनारे बॉर्डर लाइन, यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या इनकी पाई जाती है। उत्तराखंड में उधमपुर नगर, खटीमा, सितारगंज में सबसे ज्यादा जनसंख्या इनकी पाई जाती है। बिहार में पश्चिम चंपारण में जबरदस्त जनसंख्या पाई जाती है। पूर्वांचल और बिहार के लोग जानते होंगे, ये जहां निवास करते हैं ना, पूरा का पूरा एरिया थरुहट के नाम से जाना जाता है। नेपाल में की जनसंख्या की अगर बात कर ले तो नेपाल में अभी 2021 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार नेपाल की कुल आबादी में इनकी जनसंख्या 6.2% इनकी सभ्यता संस्कृति बिल्कुल अनूठी है। अब अनूठी इतनी है कि अभी मैंने 2-4 का जिक्र किया कि पैर से ठेल करके देना, लठभरवा, अभी बता रहा हूं लठभरवा भोज क्या होता है और महिलाएं पैर से ठेल करके क्यों देती हैं, ये सब कुछ आप जान जाएंगे तो आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा और आपको लगेगा कि हाँ यार, प्रकृति से ज्यादा जुड़ाव अपने आप को महसूस करते हैं। जो महिलाएं हैं वो साज सज्जा की बहुत ही शौकीन है। पहनावे तो जबरदस्त है, लहंगा चुन्नी की जबरदस्त है, कढ़ाई वाले लहंगे ये पहनते हैं और इनके पहनावे से लगता है कि जो अपने आप को ये दावा करते हैं कि थार के राजपूत वंशी हैं, तो इनका जो पहनावा है वो वैसा ही है। ये कान छेदवाना, मोटे आभूषण पहनना, लहंगा चुन्नी पहना, देखिए जैसे लग रहा है बन ठन के तैयार है किसी शादी विवाह में जाने के लिए। ये गोदना जिसे आजकल टैटू कहा जाता है, देशज शब्दों में से हिंदी में गोदना कहा जाता है। महिलाएं गोदना गुदवाने का पूरा शौक रखती हैं, ठीक है, और यही इनकी सुंदरता की पहचान। दिवाली को ये शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। मैंने कहा ना, दिवाली को ये शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। जब पूरा हिंदुस्तान दिवाली पर खुशियों से झूम रहा होता है
रोशनी के इस त्योहार में अपने आप को डुबाया होता है, तो उस वक्त ये लोग शोक मनाते हैं। अब शोक के पीछे रीजन है कि ये कहते हैं कि इस दिन हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। पूर्वजों को याद करना और उस दिन शोक मनाना उनकी याद में, और एक भोज देना, एक सामूहिक भोज खिलाते हैं लोग, जिसे सोर कहते हैं। सोर नामक एक भोज खिलाया जाता है। तो सोर भोज, जो लोग बच्चे पढ़ रहे होते हैं उन्हें बताया जाता है कि सोर भोज क्या होता है, शोक दिवस कौन सी जनजाति मनाती है। ठीक है, तो अपने पूर्वजों को याद करना और भोज खिलाना, ये इनकी परंपरा है दिवाली के दिन। अच्छा, याद रखिएगा, ये लोग होली को खिचड़ी नृत्य के रूप में मनाते हैं। पूरा हिंदुस्तान होली पर रंगों में डूब चुका होता है, तो ये लोग खिचड़ी नृत्य मनाते हैं। मातृसत्तात्मक परिवार है इनका। मातृसत्तात्मक यानी कि जो इस सत्ता होती है पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में, और इतनी जबरदस्त कि फिर क्या पूछना। मैंने कहा ना कि महिलाएं अपने पति को जो भोजन देती हैं, थाल में परोस कर पैर से ऐसे ठेल के देती हैं, और पति उसे उठाता है, सर माथे लगाकर फिर खाता है। ये बनाया गया है कि महिलाओं का जो दर्जा है वो हमेशा ऊंचा रहे। इनकी जो सामाजिक मान्यता है प्राचीन रूप से, इनका मानना है कि महिलाएं जो है ये राजपूत वंश की उच्च कुल की महिलाएं थे, जबकि पति का जो वंश था वो सैनिक वंश का था, यानी कि उसमें भी उच्च नीच का भेद था। और वो आज तक चला आ रहा है, वो मान्यताएं हैं। आज के डेट में हालांकि बहुत कुछ टूट चुका है, लेकिन फिर भी आज भी है। अब है कितना, घर की अर्थव्यवस्था की पूरी बागडोर जो है महिलाओं के हाथ में। समझ जाइए कि पूरा का पूरा गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सब कुछ जो है किसके पास है, महिलाओं के पास है। क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कहां से पैसा आएगा, क्या करना है, सब कुछ महिलाएं तय करती हैं इनकी यहाँ। थारू समाज की महिलाओं को ऊंचा स्थान मैंने बता ही दिया है। ठीक है, हालांकि नई पीढ़ी इसे थोड़ा सा, जो नई पीढ़ी सभ्य समाज में आ गई है, वो पढ़ लिख करके जब नौकरी पेशे में आ गए हैं, आधुनिक समाज में रहने उठने बैठने लायक हो गए हैं, तो उन्हें ये अपमान लगता है कि भाई महिलाएं पैर से ठेल कर दें। ये जीएस में जब पढ़ाया जाता है तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है। तो नई पीढ़ी ने इसको बदलने की भरपूर कोशिश की है, इसका पूरा का पूरा बदलाव करने की कोशिश की है नई जनरेशन ने। फिर भी प्रथा आज भी जिंदा है। जिस नई पीढ़ी ने इसको खत्म कर दिया है, उसके यहां भी जब नई नवेली दुल्हन आती है तो उस टाइम पर, बाकी टाइम पर भले ना हो, लेकिन जब नई नवेली दुल्हन आती है तो आज भी पैर से ठेल करके खाना देती है, और जो पति बेचारा उठा करके उसे खाता है। वो पूरा का पूरा उनका एक सभ्यता और संस्कृति है। अब बदला विवाह, बदला विवाह देखिए, बदला विवाह ये लाजवाब है। बदला विवाह, अब बदला विवाह क्या होता है? बदला विवाह का मतलब यह है कि दुल्हन जिस घर से आती है, तो दुल्हन के भाई से ही अपनी बहन की शादी करनी होती है, यानी कि उसकी बहन से शादी हम की, मेरी बहन से शादी वो करेगा, इसे कहा जाता है बदला विवाह। और थारू जनजाति में बदला विवाह बड़ा ही शानदार एक है। अब इसके पीछे सबसे मजबूत तर्क सुनिएगा ध्यान से। इसने पूरी तरह से दहेज प्रथा को खत्म कर रखा है। क्यों भाई? हम उससे अगर डिमांड करेंगे तो मेरी बहन उसके घर जाएगी, वो भी तो डिमांड करेगा। मैं 1 लाख की डिमांड करे भाई, हम कर रहे हैं, तो भाई उसको भी 1 लाख चाहिए। भाई उसकी बहन मेरे यहाँ आ रही थी, मेरी बहन तो उसके यहाँ जा रही है ना, सीधी सी बात है। तो भैया क्यों 10 लाख, आप 20 लाख 50 लाख की डिमांड करने से अच्छा है कि चलो 2 रुपए हम भी काम निपटा लें और 2 रुपए उसका भी काम निपटा लें, दोनों का खर्चा जो है वो बराबर हो जाता है। ठीक, ये तो दहेज प्रथा वाली बात है। इनके यहाँ तलाक नहीं होता है इसी बदला विवाह के चक्कर में। अब क्यों भाई? सीधी सी बात है, अगर हम औरत को प्रताड़ित कर रहे हैं तो मेरे भी दिमाग में है कि मेरी बहन उसके यहाँ है। मैं प्रताड़ित करूंगा तो वो भी करेगा, मैं टॉर्चर करूंगा वो भी टॉर्चर करेगा, मैं तलाक दूंगा वो भी तलाक दे देगा, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बदला विवाह ने उनके यहाँ ये जो सामाजिक कल्चर है बड़ा मजबूत बना रखा है बदला विवाह ने। पक्की पोड़ी देखिए, पक्की पोड़ी क्या होता है? पक्की पोड़ी इनके यहाँ होता है, विवाह जब तय हो जाता है तो एंगेजमेंट जो वाली जो रस्म होती है ना, सगाई वाली रस्म, तो सगाई वाली रस्म को कहा जाता है पक्की पोड़ी। इनके बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है एंगेजमेंट, इसे पक्की पोड़ी कहा जाता है। लठभरवा भोज, इसी की मैंने बात किया था, लठभरवा भोज का। इनके यहाँ विधवा विवाह बड़ा ही पवित्र माना जाता है। अब इनके रस्म में बनाया गया है, जाहिर सी बात है भाई, वो बनाया है तभी। इनके यहाँ कोई विधवा नहीं, अगर विधवा हो गई तो फिर उसकी शादी करा दी जाती है। हालांकि मतलब प्राचीन सभ्यता संस्कृति में आप जानते हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति में विधवाओं का बड़ा ही अपमान होता था। विधवाओं का भाई सती प्रथा तो इसी हिंदुस्तान की धरती पे है ना, लेकिन ना इनके यहाँ लठभरवा भोज एक बना दिया गया ऐसा कि विधवा हो गई, ठीक है, प्रकृति ने उसके पति को छीन लिया, उसमें उसका क्या दोष, फिर उसकी दूसरी शादी की जाए। तो दूसरी शादी करते हैं तो लठभरवा एक भोज आयोजित किया जाता है, पूरे गांव के लोग मिलते हैं, भोज देते हैं, और उस भोज में आना जरूरी है, खाना जरूरी है, नहीं तो नाम पढ़ लीजिएगा, नाम क्या लिखा हुआ, लठभरवा भोज। फिर उसके बाद से देखिएगा बजहर त्योहार, कहीं बजहर भी लिखा हुआ, बजहर त्योहार मनाया जाता है। बजहर त्योहार क्या है? बजहर त्योहार है कि
जब वर्ष की शुरुआत होती है ना, तो वर्ष की शुरुआत में खेती और अच्छी बारिश की कामना के लिए त्योहार मनाया जाता है। यह माना जाता है कि यह प्रकृति के प्रेम को दर्शाता है, सामुदायिक एकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है, और अपने आप को सीधे ईश्वर से जोड़ने का एक त्योहार है, बजहर त्योहार। यह त्योहार मैंने कहा ना कि अच्छी वर्षा और गांव की बीमारियों से बचाने के लिए मनाया जाता है। इस गांव के सभी लोग एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा होते हैं, ठीक, इकट्ठा होते हैं और हर घर से अनाज, घी, अन्य सामग्री, तेल, मसाला, प्याज, जो कुछ भी है सब इकट्ठा करते हैं। घोघा भी याद रखिएगा, सब लोग एक जगह इकट्ठा करते हैं, एक जगह बनता है और धूमधाम से तो फिर भोज आयोजित किया जाता है। और उससे पहले इस गांव का जो एक पंडित, मतलब पुजारी जिसको कह सकते हैं, उसे भर्रा कहा जाता है। भर्रा, भर्रा पुजारी का नाम है। ये आप पंडित कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, भर्रा एक नाम है जो मतलब कि टोना भी जानता है, मंत्र भी जानता है, विद्या भी जानता है, मतलब ठीक ठाक पावर वाला है इंसान। तो सबसे पहले लोग इसके पास जाते हैं और ये पूजा पाठ जो भी करता है, और ये पूजा पाठ करके पूरे गांव को बचाने का एक संकल्प लेता है। इसके पूजा से में एक माना जाता है कि पूजा करेगा तो गांव में कोई बीमारी और बाहरी बलाएं नहीं आएंगी। फिर उसके बाद से फिर लोग धूमधाम से भोज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी याद रखिएगा, मोहना। मोहना, मोहना कला, भारत सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई। अब मोहना कला क्या है, खासतौर से इनके यहाँ गरीबी बड़ी ज्यादा है, ठीक है। अब गरीबी में क्या करते हैं, गरीबी तो है ही, अलग की बात है, लेकिन ये देखिएगा, दीवार को मिट्टी की जो होती है तो मिट्टी को एकदम प्लेन कर देते हैं, जैसे एकदम प्लास्टर की तरह से, और उसमें ड्राइंग बनाते हैं। देखिए कितनी शानदार ड्राइंग है, ये आपको ड्राइंग दिखाई दे रही है, ड्राइंग दिखाई दे रही है। इस कला को थारू जनजाति में कहा जाता है मोहना कला। भारत सरकार इसको बढ़ाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की है, नेपाल में भी गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दिया है। तो मोहना कला, प्रश्न पूछा जाता है कि मोहना कला किस जनजाति से संबंधित है, तो मोहना कला थारू जनजाति से संबंधित है। अब आप बताइए कि थारू जनजाति के बारे में मैंने जो कुछ बताया वो आपको कैसा लगा? क्या इसके अलावा भी आप कुछ जानते हो जो मैं नहीं बता सका? तो आप उसे कमेंट करके बता दीजिएगा। मोहना कला आपको कैसा लगा? ये पैर से ठेल करके भोजन देने वाली बात क्या आप जानते थे? और नहीं जानते थे तो आज पहली बार सुने तो कैसा लगा? दिवाली पर शोक दिवस मनाना या होली पर खिचड़ी नृत्य मनाना, ये इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।